अनिच्छुक शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज के इस खास विश्लेषण में आइए एक ऐसे शांत स्वभाव वाले अर्थशास्त्री की दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं जिसने बिना किसी शोर शराबे के हमारे आधुनिक भारत की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब बिल्कुल चुपचाप एक बहुत बड़ा बदलाव। ये कोट देखिए, लोग कहते हैं कि मैं एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन मैं एक एक्सीडेंटल फिनांस मिनिस्टर भी था। ये खुद डॉक्टर सिंह के शब्द हैं, और सच कहूं तो ये कोट उस इंसान की कहानी को एकदम परफेक्ट शुरुआत देता है। सोचिए 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें सीधे यूजीसी ऑफिस से ढूंढा और बस इतना कहा कि जल्दी से अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार हो जाइए। क्या शुरुआत थी। भाग 1, अचानक बने वित्त मंत्री। 1991 का आर्थिक संकट। खैर, उनके प्रभाव को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पल की, उस बेचैनी और हताशा को समझना होगा जब उन्होंने सत्ता संभाली थी। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच ढहने की कगार पर थी। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो रहा था, राजकोषीय घाटा आसमान छू रहा था और भारत पर अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के डिफॉल्ट होने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। देश लाल फीताशाही और कर्ज के भारी बोझ तले दबा हुआ था। ऐसे में देश को बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त और तुरंत एक्शन की जरूरत थी। भाग 2, केरोसिन लैंप से कैम्ब्रिज तक, एक अर्थशास्त्री की नींव। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है वैश्विक वित्त की उस हाई प्रोफाइल दुनिया और डॉक्टर सिंह की बेहद साधारण सी शुरुआत के बीच का कंट्रास्ट। ये सफर वाकई असाधारण है। एक ऐसा लड़का जो 1930 और 40 के दशक में गा नाम के एक ऐसे गांव में जहां बिजली तक नहीं थी, मीलों पैदल चलकर एक उर्दू स्कूल जाता था, मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता था, और फिर 1957 और 62 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी जगहों से अर्थशास्त्र की डिग्रियां हासिल की। इसके बाद 1966 से 1969 तक UNCTAD सचिवालय में काम किया और 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। वैसे ये वही शख्स थे जो इंग्लैंड की जमा देने वाली सर्दियों में भी रोज सुबह 4 बजे उठकर नहाने के लिए मशहूर थे। कमाल का अनुशासन था। भाग 3, LPG आर्थिक सुधार, एक राष्ट्र का कायाकल्प। 1991 के उस नाजुक मोड़ पर वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय में जिस तरह की बौद्धिक ईमानदारी दिखाई वो बेमिसाल थी, और ये निडरता उनमें पहले से थी। याद है जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सार्वजनिक शर्मिंदगी से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा के आंकड़ों पर उन्हें बेबाकी से सही किया था। तो सबसे अहम बात है ये खास मॉडल जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका सीधा सा मकसद दशकों पुराने लाइसेंस राज को जड़ से उखाड़ फेंकना और हमारी अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोलना था। प्रधानमंत्री राव ने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि भाई अगर ये कदम सफल हुआ तो श्रेय हम दोनों में बटेगा, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो पूरी जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर सिंह की होगी। बिना एक भी पल गंवाए 1991-92 में उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े संस्थागत बदलाव कर डाले। रुपए को 2 चरणों में 18% तक डिवैल्यू किया गया। कड़े MRTP एक्ट के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के लिए म्यूचुअल फंड खोल दिए गए और चालू खाते पर रुपए को कन्वर्टेबल बना दिया गया। ये सारे फैसले उस वक्त इतने ज्यादा विवादास्पद थे कि पूछिए मत। यहां तक कि इन नीतियों के विरोध में डॉक्टर सिंह की अपनी बेटी के सहकर्मियों ने दफ्तर में उसी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। अब जरा इसके असर को देखते हैं। बाजार को खोलने के इन बस कुछ कदमों ने हमारे रोजमर्रा के समाज को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थानों को बढ़ावा दिया, जिससे आगे चलकर सर्व शिक्षा अभियान के लिए फंड जुटाना मुमकिन हो पाया। स्वास्थ्य सेवा में प्राइवेट अस्पतालों की एंट्री हुई, जिसने बड़े पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स का रास्ता साफ किया। स्किल्स के मामले में ITIs का ग्लोबल लेवल पर विकास हुआ और नए IT और सर्विस सेक्टर में तो लाखों नौकरियां पैदा हुईं, जिसने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। भाग 4, प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष, अभूतपूर्व विकास के 2 कार्यकाल। 2004 में उनका अचानक से प्रधानमंत्री बन जाना एक बेहद दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट सामने लाता है। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का वो वास्तुकार जिसने अपनी मध्यम वर्गीय सोच को कभी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री के करोड़ों के भारी भरकम काफिले के बीच उनकी वो अकेली मारुति सुजुकी कार, ये अपने आप में एक बहुत ही सशक्त प्रतीक था। इस समय के दौरान उनके प्रशासन ने 2 मोर्चों पर एक साथ काम किया।
एक तरफ उन्होंने 2005 के एसईजेड एक्ट एफडीआई सीमा को बढ़ाने और 2008 के ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के साथ ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया, और ठीक उसी समय दूसरी ओर उन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी, राइट टू एजुकेशन, आरटी और आधार कार्ड जैसी दूरदर्शी योजनाओं के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर सेफ्टी नेट भी तैयार किया। उनकी इस व्यापक दूरदृष्टि की झलक कई और बड़ी उपलब्धियों में भी देखने को मिलती है। 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट, जिसने सिस्टम में अभूतपूर्व पारदर्शिता ला दी। एक तरफ चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर जैसे अंतरिक्ष अभियानों के साथ भारत ने आसमान की ओर देखा, तो वहीं दूसरी ओर 2008 में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई। और हाँ, वेलफेयर स्कीम्स में चोरी रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की शुरुआत करके उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उनकी जड़ें जमीन से कितनी मजबूती से जुड़ी थीं। भाग 5, मौन नेता की बहस, विवाद और आलोचनाएं। अब इस पूरे एक्सप्लेनर को बिल्कुल निष्पक्ष रखने के लिए हमारा उन बड़े भ्रष्टाचार, विरोधी प्रदर्शनों और तीखी राजनीतिक आलोचनाओं पर बात करना भी जरूरी है, जिन्होंने उनके दूसरे कार्यकाल पर एक गहरा साया डाल दिया था। जैसा कि संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में दावा किया, प्रधानमंत्री का अपने कैबिनेट या यहां तक कि पीएमओ पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। सत्ता सोनिया गांधी के पास थी। उस दौर के कई आलोचकों का ये मानना था कि डॉक्टर सिंह का वो मशहूर शांत और शर्मीला स्वभाव असल में राजनीतिक पंगुता थी। इस नजरिए ने एक ऐसे एक्सीडेंटल नेता की तस्वीर दुनिया के सामने रखी जो फैसले लेने में आज़ाद नहीं था और जिसे बाहरी ताकतें कंट्रोल कर रही थीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत उनका अपना बचाव पूरी तरह से उनके उस विशाल और निर्विवाद रिकॉर्ड पर टिका है। अपनी किताब चेंजिंग इंडिया का हवाला देते हुए उन्होंने खुद कहा था, मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो प्रेस से बात करने से डरता हो। मुझे लगता है कि ये खंड अपने आप बोलते हैं। उनका ये दृढ़ तर्क था कि उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं में लगातार प्रेस का सामना किया, और सच तो ये है कि उनके कार्यकाल में हुए इतने सारे आर्थिक और विधायी काम खुद ही किसी भी तरह की राजनीतिक पंगुता के दावों को खारिज कर देते हैं। भाग 6, विरासत का मूल्यांकन, शिल्पकार के पदचिन्ह। जब 92 वर्ष की उम्र में 2 पूरे कार्यकाल खत्म करने के बाद वे बिल्कुल शांति से राजनीतिक मंच से रिटायर हुए, तो पीछे एक इतनी बड़ी विरासत छोड़ गए जो आज भी गहन ऐतिहासिक विश्लेषण का विषय है। जब भी हम उनकी विरासत का मूल्यांकन करते हैं तो इस एक आंकड़े को तो आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 8.9%। डॉक्टर सिंह ने जिस आर्थिक गति की नींव रखी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास की इस जादुई दर को छुआ। ये वो आंकड़ा था जिसने न सिर्फ भारत को बदल कर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों का ध्यान हमारी तरफ खींच लिया था। 2014 में डॉक्टर सिंह ने खुद एक बात कही थी, इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा, और यही बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहास अंततः आधुनिक भारत के शांत और अनिच्छुक शिल्पकार को कैसे याद रखेगा? एक ऐसे नेता का अंतिम प्रभाव आखिर क्या है, जिसने शायद ही कभी अपनी आवाज ऊंची की हो, लेकिन फिर भी जिसने अपने देश के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे गूंजने वाला आर्थिक बदलाव ला दिया? सोचिएगा जरूर।